नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं जो कोशिका से संबंधित जो जितने भी हमने वीडियो पढ़े हैं उनमें से कितने प्रश्न जो बनते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम में कौन कौन से कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है वो आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है ट्रेविरेंस और ऑप्शन डी है बे एवं से दोनों। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो 1802 में किया गया था लेमार्क और ट्रेविरेंस दोनों के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दे, बे एवं से दोनों। ठीक है, डेट भी याद रखना, कब? 1802। तो 1802 में लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में है लेमार्क, ऑप्शन सी में है ट्रेविरेंस और ऑप्शन डी में है बे एवं से दोनों। तो दोस्तों, जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अरस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो अरस्तु के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से अपने को सत्य कथन कौन सा है उसको देखना है। तो ऑप्शन ए में है जीव विज्ञान का जनक, ऑप्शन बी में है जंतु विज्ञान का जनक, ऑप्शन सी में है भ्रूण विज्ञान का जनक और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अरस्तु जो होते हैं उनको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और भ्रूण विज्ञान के जनक है वो भी कौन है? अरस्तु ही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में है चरक, ऑप्शन सी में है सुश्रुत और ऑप्शन डी में है थियोफ्रास्टस। तो ध्यान रखना दोस्तों, अरस्तु को तो अपन जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और भ्रूण विज्ञान तीनों का जनक कहते हैं। ठीक है, चरक को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है और सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है और ऑप्शन डी में जो थियोफ्रास्टस है तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका सही करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान की भाषा का जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। प्रश्न एक्चुअल में क्या है वो मैं वापस पढ़ रहा हूँ। प्रश्न ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है जूलॉजी, ऑप्शन बी में है बॉटनी, ऑप्शन सी में है बायोलॉजी और ऑप्शन डी में है साइटोलॉजी। तो दोस्तों, जूलॉजी तो जंतु विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, बॉटनी पादप विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, जिसमें पादपों का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बायोलॉजी में तो जंतुओं और पादपों दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, और जो साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में अपन कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे, साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज की थी? तो सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों, ध्यान रखना, प्रश्न में सजीव कोशिका पूछा जा रहा है। ठीक है, न कि सर्वप्रथम कोशिका, सर्वप्रथम सजीव कोशिका। तो इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक 1665, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674, ऑप्शन से रॉबर्ट ब्राउन 1665 और ऑप्शन डी है न्यूटन 1765। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी और वो कोशिका मृत पादप कोशिका थी। ठीक है, सजीव कोशिका नहीं थी। सजीव कोशिका की जो सर्वप्रथम खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था?
ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक 1665, ऑप्शन बी है मैथियाज स्लाइडेन 1838, ऑप्शन सी है थियोडोर स्वान 1839 और ऑप्शन डी में है बे एवं से दोनों। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बे और से में है मैथियाज स्लाइडेन 1838 और ऑप्शन डी में है थियोडोर स्वान। तो मैथियाज स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बे एवं से दोनों। कोशिका सिद्धांत के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है, किसके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक 1665 के अनुसार, ऑप्शन बी में है मैथियाज स्लाइडेन 1838 के अनुसार, ऑप्शन सी में है थियोडोर स्वान 1839 के अनुसार और ऑप्शन डी में है रुडोल्फ विर्चोव 1855 के अनुसार। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो दे रखे हैं, ऑप्शन बी में है मैथियाज स्लाइडेन 1838 और ऑप्शन डी में है थियोडोर स्वान 1839। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था और कोशिका सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि पादप या जंतु कोई भी जीव हो, सभी कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में कोशिका विभाजन से होती है। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये जानकारी देने वाले थे रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने अपनी भाषा में बताया था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है मैथियाज स्लाइडेन 1838, नेगेली 1846, रुडोल्फ विर्चोव 1855 और ऑप्शन डी में है बे एवं से दोनों। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत देने वाले थे मैथियाज स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो नेगेली और रुडोल्फ विर्चोव दोनों ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दे, बे एवं से दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कोशिका नहीं होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो दोस्तों जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, माइकोप्लाज्मा भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है और वायरस जो होता है वो न कोशिका नहीं होती है। ठीक है, वायरस न तो पूरे सजीव है न पूरे निर्जीव है, ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी होती है और इनमें कोशिकाएं नहीं होती है। तो ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत के अपवाद है? तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीव, चाहे एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, सभी जीव जो है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन बाद में जब वायरसों की खोज हुई तो पता चला कि वायरस न तो कोशिकाएं होती है, न इनको अपन पूरा सजीव कह सकते हैं और न ही पूरा इनको निर्जीव कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा से, वायरस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीवाणु तो कोशिकाएं होती है और माइकोप्लाज्मा ये भी दोनों क्या कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो वायरस कोशिका नहीं होता है, तो ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका थी? जीवाणु ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी में है वायरस और ऑप्शन डी में है मृत पादप कोशिका। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कार्क के टुकड़े में, कार्क जो एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है उसमें सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, चूँकि वो सूखी लकड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वो मृत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे, मृत पादप।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी में है साइनोबैक्टीरिया और ऑप्शन जो द है उसमें है अमीबा। तो दोस्तों जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया तीनों ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ही उदाहरण है, और जो अमीबा है वो यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे अमीबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्थित केंद्रक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है एम्ब्रियोइड, ऑप्शन बी में है न्यूक्लियोइड, ऑप्शन सी में है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी में है न्यूक्लियोलस। तो एम्ब्रियोइड का हिंदी में मतलब होता है भ्रूणाभ, मतलब भ्रूण जैसी संरचना। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है केंद्रक जैसी संरचना, और प्रोकैरियोट में वास्तविक केंद्रक पाया नहीं जाता है। ठीक है, केंद्रक के समान झिल्ली विहीन जो क्षेत्र होता है उसको अपन न्यूक्लियोइड या केंद्रक काब कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बे। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसको अपन हिंदी में केंद्रक कहता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बे रहेगा, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, जीवाणु में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है हरितलवक, ऑप्शन सी में है मिजोसोम और ऑप्शन डी में है लयनकाय। तो जीवाणु होते हैं दोस्तों प्रोकैरियोट। तो कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोट में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, और अपने को पता माइटोकॉन्ड्रिया वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिजोसोम, से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीव में प्रकाश संश्लेषी वर्णक किस संरचना में पाए जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गाल्जिका, लाइसोसोम वगैरह। तो इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है हरितलवक, ऑप्शन सी में है लेमिली और ऑप्शन डी में है लयनकाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो श्वसन का कार्य करता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है। हरितलवक है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमिली, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक लेमिली में होते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है 80S, ऑप्शन बी में है 70S, ऑप्शन सी में है 60S और ऑप्शन डी में है 50S। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम का प्रकार है वो 70S प्रकार पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम है वो पाए जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बे 70S राइबोसोम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक से संबंधित असत्य है? मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से एक कथन है वो असत्य है और 3 कथन है वो सत्य है। तो कथन ए है, इनमें वास्तविक गुणसूत्र का अभाव होता है। तो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक गुणसूत्र है वो नहीं पाया जाता है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य है। ठीक है, वह है इनमें या इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, ये कथन भी प्रोकैरियोट से संबंधित सत्य है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, इनके डीएनए में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, नहीं ये कथन गलत है, क्योंकि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार की प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही होती है, हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी है, इनमें श्वसन का कार्य मिजोसोम द्वारा होता है, तो बिल्कुल ये भी सत्य कथन है प्रोकैरियोट के संबंध में, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंतर्वलन से त्रिस्तरीय संरचना बनती है जिसको अपन मिजोसोम कहते हैं, और मिजोसोम के द्वारा ही श्वसन का कार्य होता है। तो ए, बे और दे ये 3 कथन तो प्रोकैरियोट के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन जो से है वो असत्य कथन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, इनके डीएनए में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो नहीं होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में दोस्तों अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपको इसकी जानकारी और अधिक चाहिए तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जीवाणु मतलब प्रोकैरियोटिक या जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। और प्रोकैरियोट में कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है ये अपने को देखना है। ऑप्शन ए में है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी में है लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी में है पेप्टिडोग्लाइकेन और ऑप्शन डी में है लिपिड। तो दोस्तों सेल्यूलोज की तो पादपू में कोशिका भित्ति बनी होती है, लिपोप्रोटीन की जो होती है वो कोशिका झिल्ली बनी होती है, ठीक है, किसमें? जीव में। और पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति है वो बनी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। और लिपिड है वो लिपिड पाई जाती है आपके कोशिका झिल्ली में। तो लिपिड वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं ए होगा और नहीं बे होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन से ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से 3 जो ऑप्शन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के हैं और एक है वो यूकैरियोटिक कोशिका का है। तो अपने को उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी में है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी में है अमीबा। तो जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोस्तों तीनों ही कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं, ठीक है। जबकि जो अमीबा है वो प्रोटिस्टा में आता है और प्रोटिस्टा जो जगत है वो यूकैरियोटिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे अमीबा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो अब की बार यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन बताना है। 4 कथन दिए हुए, उनमें से 3 जो कथन है वो आपके सत्य है और एक कथन है वो असत्य है। तो देखते हैं कौन सा असत्य कथन है। ऑप्शन ए सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, तो ये तो सत्य है। ऑप्शन बी श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोकैरियोट में कौन करता है? मिजोसोम। ऑप्शन से डीएनए में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और ऑप्शन डी है असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो ये कथन है वो असत्य है, क्योंकि असूत्री कोशिका विभाजन केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन है वो पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो ये कथन असत्य है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार होता है। तो दोस्तों राइबोसोम है वो प्रकृति में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S प्रकार के राइबोसोम और एक होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। अपने को बताना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का कौन सा प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन ए में है केवल 70S, ऑप्शन बी में है केवल 80S, ऑप्शन सी में 70S और 80S और ऑप्शन डी में है 50S और 30S। तो केवल 70S प्रकार का राइबोसोम है वो आपके पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केवल 80S प्रकार का राइबोसोम नहीं, ये भी गलत होगा। 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा से, ठीक है। और दे में देर का 50S और 30S। तो 50S और 30S है वो राइबोसोम की उप इकाइयों के नाम होते हैं, ये अलग से राइबोसोम का प्रकार नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके से 70S और 80S। अगला क्वेश्चन है 21 निम्न में से असत्य है। अब 4 कथन दिए हुए, उनमें से असत्य कथन को अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक, तो सही है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी सीपी स्वानसन
आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, ये भी ऑप्शन है वो सही है। सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी में है AK शर्मा भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, तो ये ऑप्शन है ये भी सही है, ये भी सत्य है। AK शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई कथन है वो असत्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से असत्य है, तो इनमें भी आपको 4 कथन दिए हुए हैं और 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा, उसको अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए में है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई, बिल्कुल करेक्ट, ये कथन तो सत्य है क्योंकि सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु की, और उस जीवाणु का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई। बे ऑप्शन में है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, तो ये भी सही है, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन सी में है सबसे लंबी पादप कोशिका एसिटेबुलेरिया शैवाल, तो ये भी ऑप्शन है वो सही है, अर्थात सत्य है क्योंकि सबसे लंबी पादप कोशिका एसिटेबुलेरिया शैवाल की ही होती है। तो कहने का मतलब कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, तो ऑप्शन दे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है। तो दोस्तों इनमें भी असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो 4 कथन दिए हुए, इनमें से 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन असत्य होगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन, ऑप्शन ए में है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ये कथन है वो सत्य है क्योंकि हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है, ठीक है। ऑप्शन बी में है अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, सत्य है क्योंकि अंडाणु है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन सी में है शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो है शुक्राणु होती है। तो कहने का मतलब है कि इनमें भी जो 3 प्रकार के जो कथन है वो सत्य ही है, कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शरीर की कौन सी कोशिका लंबी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, जंतु जगत की कौन सी कोशिका है छोटी बड़ी है, इन सब के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है 24, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। मतलब कोशिका विभाजन के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब अपने को प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन है वो पाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी में है समसूत्री कोशिका विभाजन और ऑप्शन सी में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो याद रखना दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल और केवल असूत्री कोशिका विभाजन होता है और ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, जिसमें जो गुणसूत्र होता है, हालांकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक गुणसूत्र का अभाव होता है, लेकिन जो भी गुणसूत्र के समकक्ष जो संरचना होती है वो 2 असमान भागों में टूट जाती है, उसी को बोलते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का प्रकार है। अब की बार यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन का प्रकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो ये तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ऑप्शन बी में है समसूत्री कोशिका विभाजन, ये होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ऑप्शन सी में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये भी जो है आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन दे में है बे एवं से दोनों, तो बे एवं से दोनों हो जाएगा क्योंकि समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि असूत्री कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चनों के साथ वीडियो को विराम देंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल वाला आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कर देना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।